राम और श्याम एक ही स्कूल में दोनों पढ़ा करते थे। राम की उम्र यही करीब 10 वर्ष थी और श्याम की उम्र 8 वर्ष की थी, लेकिन वह दोनों एक स्कूल में ही पढ़ा करते थे। उनके एक स्कूल में पढ़ने के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे, क्योंकि वे दोनों एक साथ ही आते और एक साथ ही जाते रहते। कहीं भी जाना होता तो वे दोनों एक साथ ही आते और एक साथ ही जाते। उन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वह कुछ भी करते, एक साथ ही करते। राम की मां लगभग उसके जन्म के 4 वर्षों के बाद गुजर गई थी, जिसके कारण राम के ऊपर तक जैसे मानो पहाड़ ही टूट गया हो, लेकिन उसका दोस्त श्याम से संभालने के लिए उसके साथ हमेशा तत्पर तैयार रहता था। श्याम के इस दोस्ताना व्यवहार से राम बहुत आकर्षित था और वह जल्द ही अपने इस दुख को भूलकर अपनी नई जिंदगी का शुरुआत करने लग गया। राम को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में आगे होने और न होने का कोई एहसास भी नहीं था। श्याम उसका अच्छा दोस्त होने के कारण उसे अपने पैसों से सब कुछ करता और उसे खाने पीने की चीज है और कपड़े अपने से ही दिलाया करता था। एक दिन जब श्याम 10वीं क्लास 12वीं क्लास में गया और श्याम 8वीं पास कर 9वीं में गया, तो उन दोनों को स्कूल बदलना पड़ा। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन न चाहकर भी होनी को ऐसा ही करना था, इसलिए उन दोनों को अलग होना ही पड़ा। जब श्याम राम को छोड़कर दूसरी जगह जा ही रहा था, तभी सामने उसे एक अपनी निशानी के तौर पर एक अंगूठी दी। बोला कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तुम इस अंगूठी को हमेशा देख लेना और मुझे याद करना। मेरे दोस्त, मेरी इस दोस्ती को तुम कभी भी मत भूलना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूंगा जरूर। राम ने कहा, या तू टेंशन मत ले, जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी मैं अपने गांव वापस तेरे साथ रहने के लिए आ जाऊंगा। उसे किसी वकील ने गोद लिया था, जिसके कारण वकील उसे पढ़ाने लिखाने के लिए शहर ले गया। जब राम शहर गया तो वहां पर अपनी अच्छे से पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद वह कॉलेज में गया। अपनी माध्यमिक शिक्षा खत्म करने के बाद कॉलेज में जब वह दाखिला लिया तो उसके साथ काफ़ी ऐसी अनहोनी घटनाएं घटी जो वह सहन नहीं कर सकता था, लेकिन उन परिस्थितियों को भी उसने पार किया। राम एक दिन जब 2nd ईयर की क्लास में अपने बैठे हुए कुछ सोच ही रहा था, तभी उसने सामने से आते एक खूबसूरत लड़की को देखा और वह उसकी तरफ देखता ही रहा। जब राम उसकी तरफ देख ही रहा था, तभी उस लड़की ने उसको आकर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया, जिसके कारण और उसके गाल में दर्द हुआ और उस लड़की ने कहा, तुम लोगों का बस यही काम होता है। कोई लड़की यहां आई नहीं कि तुम लोग उसको बोलना था ना, शुरू कर देते हो। तो राम को अपनी इस बात पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने सोचा कि मुझे किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए था। राम को उस दिन से सीख मिली और उसने ऐसा ही किया। उसके बाद वह केवल आता और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और कॉलेज पूरी होने के बाद वह अपने घर वापस चुपचाप चला जाता। लेकिन उस लड़की को मानो उस लड़के से प्यार ही होता जा रहा था, क्योंकि राम एक बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। जब एक दिन राम कॉलेज आया तो उसने देखा कि सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं, लेकिन वह क्लास में आकर चुपचाप बैठ गया और अपनी पढ़ाई करने लगा। लेकिन सामने से उसे की दिन की तरह वह लड़की उसके बगल से गुजरी, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उस लड़की का नाम निकिता था और उसने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उसने सोचा कि आज इसने कुछ नहीं कहा, और उसने ये सोच करके उस लड़के के पास गई और उसके पीठ पर हल्के से हाथ मारा। उसने पूछा, हेलो, तो राम ने जवाब दिया, हाय। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? उसका नाम बताया और मतलब उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम राम है और मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हूं। लेकिन यह क्या, उस दिन उस लड़की ने भी उसे बताया कि वह भी 2nd ईयर और इसी क्लास की स्टूडेंट है। तो उसने कहा, ओके, ठीक है। फिर अगले कुछ समय बाद प्रोफेसर क्लास में एंटर हुए और सभी बच्चों ने खड़े होकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और उन्होंने सभी बच्चों को बैठ जाने के लिए कहा। वे सभी बच्चे साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे, इसलिए टीचर आज उन्हें मानव के दिमाग के बारे में बताने वाले थे कि वह किस तरह मानव के दिमाग को समझ सकते हैं और यदि कोई डिप्रेशन में है तो वह किस तरह उसका समाधान बता सकते हैं। इसके बारे में प्रोफेसर बता ही रहे थे कि एक बच्चे ने वहां से कोई हलचल की। टीचर ने पूछा, यह कौन था? तो उसने जवाब में कुछ भी नहीं कहा और फिर से टीचर उन्हें पढ़ाने में लगे। लेकिन कुछ लोग बदतमीज थे जो आपस में एक दूसरे के साथ बदतमीजी ना करते ही जा रहे थे, जिसके कारण टीचर का मूड खराब और टीचर क्लास से बाहर निकलकर चलेगा। तब सारे बच्चे फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन राम अपनी पढ़ाई में व्यस्त ही रहा। राम को पढ़ने में कुछ अच्छा लग रहा था, इसलिए वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना चाहता था, इसलिए वह पढ़ता ही रहा। जब क्लास की छुट्टी हुई तो हर दिन की तरह राम अकेले ही रास्ते से जा रहा
था तभी उसे कुछ लोगों ने घेर लिया और उसे बोला, अबे रुक, तेरे को मैं अभी बताता हूं। उनमें से एक लड़के ने बाहर निकलकर आते हुए बोला। ऐसा जान पड़ रहा था कि वह लड़का अपने ग्रुप का लीडर है। उसने कहा, अबे तू अभी अभी स्कूल में कॉलेज में आया है और तू अपनी रौबदार आलिया झाड़ रहा है। तो राम ने कहा, नहीं भाई, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, और मैं तो सिर्फ अपने से ही मतलब रखना चाहता हूं। उसमें से एक लड़के ने उसका कलर पकड़ उसे धरती पर गिरा दिया, लेकिन अगले ही पल राम संभल कर खड़े हुए और उन लड़कों को विवश होकर के उसे मारना ही पड़ा। उसी वक्त उस जगह से वह लड़की गुजर के जा ही रही थी कि निकिता ने देखा कि राम किसी से लड़ रहा है, लेकिन उसने देखा कि उसी क्लास के लड़के उसे घेर कर मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसने किसी से नहीं, डरते हुए उसने सबको आसानी से मारकर भगा दिया। फिर निकिता उसके पास आई और उससे पूछा कि आपको कोई चोट तो नहीं लगी? लेकिन राम ने कहा, नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन यह लड़के मुझे दिल्ली परेशान करते हैं, जिसके कारण न परेशान होकर आज मुझे विवश होकर इन्हें मारना ही। निकिता ने उसे कहा कि तुम ऐसे अकेले हो जहां से मत जाया करो, क्योंकि यह रास्ता सही नहीं है। यहाँ के लोग कुछ अजीब ही बर्ताव अनजान लोगों के साथ करना पसंद करते हैं, इसलिए शायद तुम्हें अकेला जानकर और अनजान समझकर वे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तुम अच्छा हुआ कि उनसे डरे नहीं। शायद वह तुम्हारे साथ कल भी इसी तरह की बदतमीजी करने का प्रयास करें, लेकिन तुम इस रास्ते से मत जाया करो। वह लड़की उसे इसके बारे में बता ही रही थी कि उसी रोड के उस पार से उसका पिता, यानी कि लड़की का पिता, उन दोनों को देख ही रहा था। तभी उसका पिता वहां से आया और उसे बोला कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? तुम घर चलो, तुम्हें इस वक्त घर में होना चाहिए था। लेकिन वह अपने पापा को शादी कहानी बताना चाह ही रही थी कि उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बैठाकर सीधे घर की ओर चल दिए। राम भी आगे रास्ते की तरफ बढ़ चला। वह भी अपने घर पहुंचने के बाद रात के साथ लिया और अपने रिश्ते भी रूम में जाकर पढ़ने के लिए बैठ गया। राम उस वक्त पढ़ ही रहा था कि उसके जिसे उन्होंने गोद लिया था वह अंदर आया और उससे पूछा कि तुम ठीक हो ना? उसने बताया कि वह ठीक है, लेकिन जैसे कि वह जान ही गए थे कि उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए वह उसे जबरदस्ती पूछना चाह रहे थे कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी। लेकिन उसने कहा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने उसे ज्यादा दबाव ना डालते हुए पूछना उचित न समझकर वह अपने रूम में चले। जब राम अपने स्टडी टेबल पर बैठे हुए पढ़ रहा था, तब उसने सोचा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि वह हिंसा तो करना ही नहीं चाहता। वह हमेशा हिंसा के मार्ग पर चलना चाहता था, लेकिन उसे विवश होकर के हिंसा करनी ही पड़ी। और इसी तरह सोचते सोचते उसको 11 बज गया और उसने सोचा कि अब मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन वह सोया नहीं। अपनी किताब पर फिर से दिमाग बढ़ाने की कोशिश करने लगा था कि लड़की का ख्याल उसके आंखों के सामने आने लग गया। वह लड़की किस प्रकार पहले दिन उसे थप्पड़ मारी और फिर उसके बाद उसके किस प्रकार से हेल्प करने लगी। उस यह सब सोच ही रहा था कि वकील साहब उसके लिए कॉफी लेखक अंदर आए। उन्होंने उसे कॉपी देकर पूछा, बेटा तुम किसी सोच में डूबे हुए हो क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं किसी सोच में नहीं डूबा हुआ हूं, बल्कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूं। तो वकील साहब ने कहा, अच्छी बात है बेटा, तुम पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े आदमी बन जाओ, फिर उसके बाद तुम अपनी शादी और अपना घर बसा। जब उन्होंने इस तरह की बात उससे कही तो उसके आंखों से आंसू छलक आए, क्योंकि वह वकील साहब को छोड़ना नहीं चाह रहा था। और राम वकील साहब के गले लगकर जोर से रोने लगा कि वो राम से ऐसा न कहें, क्योंकि राम का सहारा केवल वकील साहब ही है। तो वकील साहब ने उसे अपने गले लगा लिया कि बेटा तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रह सकता हूं। और वकील साहब राम को गुड नाइट बोलकर वह अपने कमरे पर सोने के लिए चले गए। राम अपने कमरे पर अभी बैठकर कुछ सोच ही रहा था कि उसके कमरे की अचानक से लाइट चली गई। अचानक से उसके कमरे की लाइट चले जाने के कारण उसके सर में जोर जोर से दर्द होने लगा, लेकिन उसने चिल्लाने की वजह चुपचाप ही रहना सही समझा, क्योंकि उसके कमरे के बगल में ही वकील साहब का कमरा था। थोड़ी देर ऐसे ही स्टडी टेबल पर बैठे बैठे राम सोच ही रहा था कि उसका सर दर्द कब तक ठीक हो जाए, जब तक लाइट रूम में आ चुकी थी। कमरे में लाइट के आ जाने से राम थोड़ा सा खुश हुआ था, लेकिन वह फिर भी अभी भी अपने बारे में सोच ही रहा था। वे सोचते सोचते कब उसकी नींद लग गई और मैं स्टडी टेबल पर ही सो गया। लेकिन जब आधे घंटे बाद उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वह स्टडी टेबल पर किताब पर सर रखकर ही सोए जा रहा है। और भाई जल्दी से स्टडी टेबल से उठकर बाथरूम की तरफ गया
और बाथरूम करके वापस कमरे में आया और उसने स्टडी टेबल से किताब बंद करके रखकर मैं सोने के लिए अपने बेड की तरफ बढ़ाई था कि उसने देखा उसके पैर के नीचे कुछ पड़ा हुआ है और वह उठाने के लिए नीचे झुका ही था कि उसके पैर के नीचे एक ब्लैक आ गई, जिसके कारण उसके पैर में चोट लग गई और खून बहने लगा। उसने उस बुलेट को उठा करके बाहर फेंका और अपने फर्स्ट एड बॉक्स से कुछ हुई और दवाई निकाल कर अपने मालिश करने लगा। अपने पैर की ड्रेसिंग करने के बाद फिर वापस बेड पर सोने की तरफ पलट गया और वह बिस्तर पर जाकर तुरंत सो। उसकी कब नींद लग गई उसे खुद नहीं पता, लेकिन जब मैं 5 बजे बिस्तर से उठा तो वह नहाने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ व्हाट्सएप पर नहाकर वापस अपने कमरे में आया और तैयार होने लगा। तभी वकील साहब उसके लिए सुबह कॉफी बनाकर उसके रूम में लेकर सीधे आज से इस प्रकार तैयार हुए देखकर वकील साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने राम को गले लगकर गुड मॉर्निंग बोलकर उसे कॉफी पीने के लिए कहा। राम तैयार होकर और कॉफी पीकर नाश्ता करने के लिए लाइनिंग रूम पर पहुंच गया। वहां पर लॉक वाले ने उन दोनों के लिए नाश्ता टेबल पर लगाकर रख दिया था। राम और वकील साहब दोनों मिलकर नाश्ता खत्म किए और उठकर हाथ धोने के लिए चल दिए। हाथ धोने के बाद वे दोनों एक दूसरे को बाएं बोलकर अपने अपने काम के लिए चल दिए। राम कॉलेज के लिए चल पड़ा तो वही वकील साहब राम को बोलकर अपने ऑफिस की तरफ। राम कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते पर निकिता मिल गई और उसने कहा कि वह उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ कॉलेज चले, लेकिन सामने निकिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। तभी निकिता ने राम से दोबारा रिक्वेस्ट की कि वे उसके साथ चलें, लेकिन उन्होंने निकिता के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और भी पैदल ही आगे चल पड़े। राम जब कॉलेज पहुंचा तो वह क्लास से आधा घंटा लेट पहुंचा था, जिसके कारण उसके प्रोफेसर उससे बहुत नाराज हुए। वह इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि राम एक होनहार बच्चा है जो पढ़ लिख अच्छे से सकता है और वह कॉलेज का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन वापस घर जाने के लिए बोल दिया। और प्रोफेसर की बात मानकर राम अपने घर की ओर वापस लौट आए, लेकिन जब वे रास्ते से आ रहे थे तब कल के 3-4 लड़के और मिलकर उसे मारने की धमकी देने लगे, लेकिन राम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लड़ाई को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ने और अबे लड़के उन्हें पकड़कर मारने वाले ही थे कि वकील साहब पुलिस को लेकर वहां पहुंच गए और उन्होंने इन सबको पकड़ लेने के लिए कहा और पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई और वकील साहब उसे घर लेकर आ गई। उसके लेटाने के कारण उन्होंने पनिशमेंट कॉलेज से केक दो। वकील साहब और राम अपने घर वापस आ जाते हैं। जब वे वापस आते हैं तो अपने घर में देखते हैं कि कोई उनके घर में आया हुआ है, लेकिन वकील साहब ऐसा देख घबरा जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि यह उनके दूर के कोई फूफा जी थे जिनका नाम सुरेश था। अबे सुरेश फूफा जी के पास जाते हैं और उन्हें के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। फूफा जी भी उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, सदा खुश रहो। और फिर वकील साहब उन्हें राम के बारे में बताते हैं कि यह मेरा बेटा है। राम भी उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। फिर फूफा जी भी उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हैं। उसके बाद वे दोनों फूफा जी के साथ अंदर जाते हैं और अंदर बैठकर फूफा जी को कॉल देकर वह हाथ मुंह धोआने के लिए बाथरूम के लिए भेज देते हैं। जब फूफा जी हाथ टाइट होने के लिए बाथरूम की तरफ चले जाते हैं तो वकील साहब तीनों के लिए गर्म कॉफी लेकर आते हैं और तीनों कॉफी पीकर आपस में गपशप करने लग जाते हैं। तभी वकील साहब पूछते हैं कि आपका रोजगार कारोबार सब सही चल रहा है या नहीं। तो फूफा जी उन्हें बताते हैं कि हाँ बेटा, मेरा कारोबार सही रूप से चल रहा है और मुझे तुम लोगों की भी बहुत याद आती है, लेकिन मैं एक बात तुमसे जानना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे कुछ समय के लिए अकेले मिलकर बात कर सकते हो? तो वकील साहब राम को बोलकर फूफा जी के साथ कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं। इधर फूफा जी और वकील साहब बाहर चले जाते हैं और राम अपने घर में बैठे बैठे अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और अपना पढ़ाई में दिमाग लगाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसने क्यों ऐसी बदतमीजी की जिसके कारण उसे कॉलेज से आज वापस आना पड़ा। वह उन लड़कों इधर फूफा जी और वकील साहब दोनों बगीचे में आकर बैठ जाते हैं। तो फूफा जी वकील साहब से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं था, तो ये कैसे हुआ? तब वकील साहब फूफा जी को बताते हैं कि दरअसल ये लड़का अनाथ था जो मुझे गांव में मिला था। मैंने इसे पढ़ाने लिखाने के लिए दिल्ली लेकर आ गया और मैं इसे पढ़ा लिखा रहा हूं और मैं इसे अपने बेटे की तरह ही मानता हूं। क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है, इसलिए मैं इसे ही अपना बेटा समझ लेता हूं और ऐसे ही हमेशा पढ़ाना लिख आना चाहता हूं और इसकी परवरिश करना चाहता हूं। तभी फूफा जी की आंखों से आंसुओं का अंबार निकल पड़ता है, क्योंकि उनका भी कोई बेटा नहीं था और वे अपना बेटा वकील साहब को ही मानते थे। तभी फूफा जी से वकील साहब पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो?
तो फूफा जी कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया है। मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि तुम इस तरह का काम करते हो और कभी भी उसे पराये होने का एहसास ना होने देना। ये सब वे राम के बारे में कह रहे थे। तभी राम को याद आता है कि उसे कल का प्रोजेक्ट बनाना है। इधर राम अपना प्रोजेक्ट बनाने लग जाता है, लेकिन राम का दिमाग पढ़ाई में नहीं लग पाता, क्योंकि राम कहीं ना कहीं किसी से उसके दिल में किसी के लिए प्यार उमड़ रहा था। तभी राम के फोन में रिंग होती है। राम अननोन कॉल देखकर घबरा जाता है। तभी राम हल्के हाथों से फोन उठा लेता है और उधर से हेलो की आवाज में एक लड़की की आवाज आती है, जो हेलो राम बोलकर उसे बुलाती है। तभी राम पहचान नहीं पाता और वह बोलता है, हेलो, आप कौन बोल रहे हो? तो राम को वह लड़की बोलती है कि मैं निकिता हूं। ऐसा निकिता का नाम सुनकर राम चौंक सा जाता है कि इसे मेरा नंबर कहाँ से मिला। फिर थोड़ी देर में राम संभलते हुए, बात बनाते हुए उसे पूछता है कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। तभी निकिता उसे सब कुछ बताती है कि उसने किस तरह उसके एक दोस्त, जो उसका दोस्त राजू था, जो उसके कॉलेज में उसकी हर बात सुनता था और मानता था, उससे ही उसने उसका मोबाइल नंबर लिया था। तभी दिन निकिता उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? तुम ठीक हो ना? क्योंकि राम इधर 2-3 दिनों से कॉलेज नहीं जा रहा था। तो दोस्तों, आप हमें बताना कि हमारी यह प्रकाशन कैसी लग रही है कि वजह से लेट पहुंचता है। राम से निकिता पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो राम जवाब देता है कि हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। और तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? तो उधर से निकिता ने फोन पर आवाज दिया कि हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम काफी दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? तब्बू ने बताया कि उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, जिसके कारण वे स्कूल आने में असमर्थ हैं, इसलिए वह आजकल कॉलेज आने में असमर्थ है। इसकी कॉलेज नहीं जा पा रहा है। उधर फूफा जी और वकील साहब आपने अपने बारे में बात कर रहे थे। तभी वे दोनों रोड के रास्ते से चलते हुए घर की तरफ बढ़ने लगे और हमें रास्ते से होते हुए घर पहुंच गए, जहां पर उन्हें राम घर के अंदर दिखाई नहीं दिया। तुझे रोते हुए सीढ़ियों के रास्ते से छत की ओर बढ़ने लगे। जब वह छत की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि राम दिलकोनी के एक कोने में खड़े होकर किसी से आंख मुस्कुराकर बातें कर रहा है, जिसे देखकर वकील साहब और फूफा जी बहुत खुश हुए। जब हम निकिता से बात कर रहा था, तब राम ने पलटकर पीछे की ओर देखा तो उसने झट से फोन काट दिया और उसने फूफा जी और वकील साहब के पास जाकर खड़ा हो गया। फूफा जी ने उससे पूछा कि बताओ बेटे, तुम्हारी क्लास किस तरह से चल रही है और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी है? अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अगले दिन रम उठा और अपने बाथरूम की तरफ गया और नहा धोकर बाहर आया और वह धोखा कॉलेज की ओर निकल पड़ा। जब वह कॉलेज की तरफ निकला तो रास्ते फिर अपने आप को काफी महसूस कर रहा था, लेकिन आप ठीक हो ना? तभी निकिता के बगल में बैठ गई और वह भी अपनी नोटबुक निकाल कर ले पढ़ाई पर ध्यान लगाने लगे। तभी कक्षा में के प्रोफेसर दाखिल हुए और सभी बच्चों ने खड़े होकर हमें गुड मॉर्निंग विश किया और टीचर ने पर आने लग गए। डर लगता है खत्म होने के बाद सारे बच्चे कैंटीन की तरफ चले गए और उस क्लासरूम में केवल राम और निकिता बचे, जो अभी भी अपनी नोटबुक में आंख गड़ाए हुए पढ़ रहे थे। कभी उन्होंने देखा कि क्लास पूरी तरह से शांत हो गई है, जिसके कारण सर उठाकर ऊपर की तरफ देखें तो कोई भी उसको डांस क्लास में नहीं था, बल्कि सारे इलेक्शन खत्म हो चुके थे और सभी बच्चे कैंटीन की तरफ चले गए थे। जब निकिता और नाम दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे कभी भी कॉल कर जाना, मत निकल रहा हूँ। इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए कुछ ज्यादा न बोलकर बाद में जवाब देने के लिए कहकर वहां से खड़े होकर बाहर की तरफ निकल गया। मैं बाहर की तरफ निकलता देख निकिता ने अपने आप पर बहुत गलत महसूस किया और उसने कहा कि उसने अपनी एक अच्छी दोस्ती को भी खत्म कर लिया है। आंबे अपनी मन में एकता के बारे में काफी सोचना। छोटी वाली बीएफ ओपन सॉरी रीडर्स, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस साल में कोई गलती ना करूं, जिस प्रकार मैंने पिछले भाग में गलती की है। जब राम घर वापस आ जाता है तो वह सोचता है कि क्या उसे मेरी माँ से प्यार कर देना चाहिए और मैं अपना नहीं बनाता है कि अगले जन्म में अंकिता को ऑन ऑफ कर देगा, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा। ये सोचते सोचते और उसके बिस्तर पर पड़े पड़े कब निकल गए या उसे भी नहीं मालूम चला। जब सुबह हुई तो राम बिस्तर से उठा और उन्होंने के लिए बाथरूम की तरफ चला गया, इसलिए तुरंत की कॉलेज चला गया और मैं आज कॉलेज में निकिता का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने जब निकिता को अपनी एक लड़की देखा तो उसने अपना हाथ आगे किताब कॉलेज की जानकारी दे स्वीकार कर लिया। जब भेजूंगा क्लास कैंटीन की कला कैंटीन की तरफ चले गए, अभी ऑर्डर कर कॉफी पिया, वापस घर चले। दूसरे के बारे में कॉलेज में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं घर वापस आ गए। पाकिस्तान इंडिया से कुछ नहीं कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया।
जिसे खुद 1 वर्षीय नेता ने बिहार को देखकर उसकी तरफ अपनी स्कूटी घुमा लिया। फिल्मी गाना। एक साथ कॉलेज के कॉलेज अटेंड किया, लेकिन कल कॉलेज काटा नहीं हो रहा था। अभी कॉलेज के लास्ट में पहुंच जिससे कि निकिता के पेरेंट्स राजी नहीं होते और निकिता के पेरेंट्स की शादी अपनी दोस्त के बेटे से करा। जो कि अमेरिका में बिजनेसमैन था, जिसके कारण राम बहुत दुखी हुआ और उसने भी अपने कम। फिर आपको यह मेरी छोटी सी कहानी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।